तो हाय एवरीवन, कल आपका पेपर है एंड टुडे इज द लास्ट डे फॉर योर प्रिपरेशन। 2 दिन आपने ऑलरेडी निकल गए। अभी प्लान तो ये था कि अपना 80 से 90% सिलेबस अपन इस स्टेप तक खत्म हो जाना चाहिए था, अप्रॉक्सीमेटली 100% ही हो जाना चाहिए था। बट अभी सिचुएशन ये है कि अभी भी काफ़ी कुछ चीज़ें बची हुई, और ये आपके साथ नहीं सभी के साथ है। तो खुद को ऐसा कोसना वगैरह सब बच्चों की यही क्वेरीज आ रही है कि अभी सर बहुत बच रहा है, बहुत बच रहा है। खुद को ऐसे कोसो मत। ह्यूमन माइंडसेट ही ऐसा है अपना। 10 दिन मिलते तो भी हम 9th डे पे रो रहे होते कि यार ये 3 टॉपिक्स तो अभी बचे हुए हैं। एक दिन मिलता तो भी हम कोर्स खत्म करके जाते, जैसे डीटी में भी तो करे ही थे, चाहे कैसे भी करे। अब पॉइंट ये कि अब करना क्या है, जो जो बच गया देखो ध्यान से सुनना। 4 से 5 मिनट का वीडियो है और बिना लाइक के देखोगे तो देखो गड़बड़ हो जाएगी। जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है ना, सब एड्रेस कर रहा हूँ, और कल एग्जाम में कैसे पेपर को टैकल करना वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे मतलब आपके हाई चांसेस हो जाए एग्जामिशन आने के। अब देखो जो जो चीजें बच गई उसका क्या करना है आपको। जैसे सपोज करो किसी का बहुत लोगों का जीएसटी का थ्योरी पार्ट बच गया, तो जो जो मैंने इंपॉर्टेंट एलडीआर क्वेश्चन की लिस्ट निकाली थी ना, बस वो कर लो, उसके अलावा कुछ मत करो। वो भी सिर्फ एक ही चैप्टर ऐसा था, इंस्पेक्शन सर्च एंड सीजर, जिसमें क्वेश्चन बैंक के अलावा भी एक आध क्वेश्चन ऐसे बनते थे जो पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। वो भी मैंने कल मैराथन में आपको बताया था, टाइम स्टैम्प में जाके देख लो। जैसे क्या था, अरेस्ट की गाइडलाइंस थी, सर्च वारंट के कंटेंट थे, तो जो अच्छे क्वेश्चन है कभी आज तक पूछे नहीं, इंस्टीट्यूट ने पूछ सकता है। बाकी जितने भी थ्योरी के चैप्टर हैं, सिर्फ क्वेश्चन बैंक के एलडीआर के क्वेश्चन कर जाना, काम खत्म हो जाएगा आपका। सर प्रैक्टिकल चैप्टर अगर बच रहा है उसका क्या करें, तो देखो भैया, कभी जिंदगी में नहीं पढ़ा तो अब तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो छोड़ दो। पहले कभी पढ़ा था लेकिन अभी नहीं पढ़ा, तो सिर्फ और सिर्फ एलडीआर क्वेश्चन करके चल जाना, काम खत्म हो जाएगा। सर आईटीसी के केस में बहुत गड़बड़ आ रही है, लेकिन पहले कभी पढ़े थे, तो जो मैंने इंपॉर्टेंट आईटीसी के 10 से 12 क्वेश्चन बताए बस वो करके चले जाओ, उसमें अप्रोक्सीमेटली 90% एडजस्टमेंट कवर है, काम हो जाएगा आपका। तो अभी स्मार्टली काम करो, ठीक है। जो गया जो बीत गया, ठीक है, आगे बढ़ो। हम क्या करते हैं, पास्ट में गिल्ट करते रहते हैं, भगवान राम छोड़ो, बताऊंगा आगे। अब देखो पॉइंट ये है, अब एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि डिफिकल्ट पेपर आ जाता है बहुत बार, या केस स्टडी ऐसी आ जाती है कि काफी टाइम ले रही होती है। कोई पर्टिकुलर केस स्टडी है जो एक केस स्टडी 15-20 मिनट खा रही है, 20 मिनट खत्म कर रही है। अब हमको पता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। अब 2 ऑप्शन है, या तो उसको पूरा छोड़ दो, ठीक है, जो कि 70-80% बच्चे करते हैं। मैंने इतनी मॉक्स की कॉपी चेक करी है, तो कैसे बी 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 लिख देते हैं, ए बी सी डी लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं वो, ठीक है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी केस स्टडी उठा लो, जैसे मैं अभी ये केस स्टडी बता रहा था, कोई सी भी केस स्टडी रैंडमली, ये अच्छी केस स्टडी, काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द डिफिकल्ट केस स्टडी में आती है, इसी को लेकर चल रहा हूँ। बाकी केस स्टडी तो इससे बेटर ही होंगी, ठीक है। अभी जैसे आपने पूरी केस स्टडी पढ़ने की बस की नहीं है, हमको समझ में आ चुका कि हमारे पास टाइम नहीं है, सीधा क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है प्लेस सप्लाई का, आपको लग रहा है भाई प्लेस सप्लाई तो मेरे को आता है, मैं कर लूंगा। प्लेस सप्लाई से रिलेटेड रेलिवेंट ऊपर जाओ भाई, पैरा 1 पैरा 2 कहीं तो दिख जाएगा ना। फटाफट रीड किया, फटाफट आंसर दिया। दूसरा क्वेश्चन जैसे प्लेस सप्लाई का, फटाफट रीड किया, फटाफट आंसर, उसमें तो गलती कर ही नहीं सकते आप, 2 क्वेश्चन सेट हो गए। तीसरा क्वेश्चन जैसे दे रखा है कि भाई एयर टिकट वाले केस में आपको वो निकालना है कि ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, तो अपने देखा था वैल्यूएशन में 5% ऑफ बेसिक फेयर, डोमेस्टिक के केस में, इंटरनेशनल केस में 10% ऑफ बेसिक फेयर निकल गया इजीली। क्या कुछ आपको पढ़ना पड़ रहा है, बस आप देखते ही समझ जाओगे, एक बार के लिए केस स्टडी में झांकोगे आंसर निकल जाएगा। जो कई बार क्या होता है, जो कैलकुलेशन वाले पार्ट होता है ना, चलो नेट लायबिलिटी बताओ, ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी बताओ, वो नहीं कर सकते हम। बाकी 10 नंबर की केस स्टडी है, 5 क्वेश्चन है, तो उनमें से 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हर केस स्टडी में ऐसे होते हैं जो कि जस्ट एक रीड करते समझ में आ जाएंगे एक बार में। अब उनको भी छोड़ोगे तो फिर दुख है ना। अब जैसे फोर्थ वाला क्वेश्चन है ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, ये नहीं बता सकते। लास्ट वाला क्वेश्चन है एग्रीगेट टर्नओवर, इसमें पूरी कैलकुलेशन चाहिए, ये नहीं बता सकते, इसको छोड़ दो, ठीक है। तो कोई सी भी केस स्टडी पूरी ब्लैंक मत छोड़ना, उसमें से 2-3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एकदम ही लप्पू होते हैं, वो आप इजीली कर लोगे। जैसे केस स्टडी नंबर 30, ये भी काफी अच्छी केस स्टडी है। अब इसको अगर आप देखोगे, आप क्वेश्चन नंबर 1 जॉब वर्क से रिलेटेड है। जॉब वर्क है, आपको प्रोविजन पता है कि 1 साल में सामान आ जाना चाहिए, कैपिटल गुड 3 साल में आ जाना चाहिए। अब हल्का सा उस मिस्टर दिनेश के बारे में पूछा, जैसे मिस्टर दिनेश के बारे में पढ़ लो, वहां पे जाके कुछ एडिशनल नॉलेज हो तो देखो जब भी केस स्टडी आती है ना, उसमें से 70 से 80% पार्ट ऐसा होता है जो आपकी नॉलेज के बेसिस पे सॉल्व हो जाता है। 20% ऐसा होता है कि जो केस स्टडी में फैक्ट दे रखे होते हैं उसको अप्लाई करो। तो कई क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं कि उसमें कुछ बिना केस स्टडी पढ़े भी काम हो जाता है, बस सीधा प्रोविजन पढ़ो काम खत्म। ऐसा नहीं होता, तो ज्यादा टेंशन नहीं लेने की। जैसे कोई 30.2 है, इसमें पूछ रहा है इनपुट सर्विस आईएसडी के बारे में पूछ रहा है, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अब आईएसडी के प्रोविजन आपको पता है कि भाई आईएसडी अपनी ब्रांचेस को क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर आईएसडी के पास आईजीएसटी क्रेडिट है तो ब्रांचेस को भी आईजीएसटी के फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आईएसडी के पास सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट है, तो और ब्रांच और आईएसडी अगर सेम स्टेट के अंदर ही है, जैसे आईएसडी भी केरला के अंदर है, ब्रांच भी केरला के अंदर है, और आईएसडी के पास सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट है, तब तो वो सेम स्टेट वाली ब्रांच को तो सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट देगा। और दूसरे स्टेट में कोई ब्रांच है और आईएसडी के पास सीजीएसटी आईजीएसटी क्रेडिट है, तब वो दूसरे स्टेट वाले को आईजीएसटी के फॉर्म में क्रेडिट देगा। तो कॉन्सेप्ट पता हो गया आपको। फिर आपको पता है कि अब आईएसडी को सारी क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती है, चाहे वो इनएलिजिबल क्रेडिट हो, ब्लॉक क्रेडिट हो। कॉन्सेप्ट पता है आपको, क्वेश्चन कर लो आप, इजीली कर लोगे।
इफ इन केस नीड पड़ी तो एक बार रेफरेंस ले लेना ऊपर से, वरना क्वेश्चन देखते समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब ये था, जैसे इस क्वेश्चन में भी एक प्लेस सप्लाई का क्वेश्चन आ गया, तो कुल मिला के हर क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिल जाते हैं जो आप देखते निकाल लोगे, ठीक है। तो ज़्यादा पैनिक मत करना, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है कि जैसे सपोज करो थ्योरी का क्वेश्चन आता है हमारा, तो मैंने जितने भी मॉक की कॉपी चेक करी ना, तो मेरा एनालिसिस है, बच्चे क्या करते हैं कि इस ना खुला खुला नहीं लिखते, थ्योरी के क्वेश्चंस को ना खुला खुला लिखा करो, एक एक लाइन छोड़ के लिखा करो पॉइंट्स। जिनकी राइटिंग बढ़िया उनको तो कंपलसरी एक एक लाइन छोड़नी है, ठीक है। और थ्योरी कभी भी पैराग्राफ फॉर्म में मत लिखना, पॉइंट्स में लिखना, खैर वो तो आप पॉइंट्स में लिखते हो, बट लाइन छोड़ के लिखो। तो क्या होता है कि पेज भी भरा भरा लगता है। अभी आप बोलोगे ये तो बीकॉम वाला माइंडसेट है, अरे कॉपी चेक करने वाले भी वैसे ही हैं अपने, उनको भी इंसान ही है, मतलब इंसान ही है, तो वो भी सब देखते हैं, भले वो इंस्टीट्यूट की कॉपी हो। तो अगर ठीक ठीक लिखा है, क्लियरली लिखा है, कीवर्ड्स अंडरलाइन करें तो नंबर मिल जाते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। दूसरा, कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है, जैसे आईटीसी का क्वेश्चन है, भैया देखते लग गया कि नहीं बैठेगा, तो या कोई सा भी क्वेश्चन है, देखो कोई भी क्वेश्चन कंप्लीटली ब्लैंक छोड़ोगे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। कोई तो वर्किंग नोट पता होगा किसी पॉइंट से रिलेटेड, वो बता दो, कुछ तो पता होगा, जो जो पता है वो लिखो। अभी आईटीसी के क्वेश्चन में 2 पॉइंट आरसीएम से रिलेटेड है, तो आरसीएम के बारे में पता होगा, वो लिख दो वर्किंग नोट में। अब जब कम पता होता है ना हमको, तो हम क्लियरली लिखते हैं, देखो हमको आरसीएम में स्पॉन्सरशिप के बारे में दे रखा है, तो इसका इसका ये होगा, इस पे जीएसटी फॉरवर्ड चार्ट मिलेगा, रिवर्स चार्ट मिलेगा, अंडरलाइन करके आना, उसको अच्छे से बता के आना, अच्छे से प्रेजेंट करके आना। तो कंप्लीट स्टेप वाइज नंबर होते हैं ना भाई, आंसर के नंबर थोड़ी होते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन ऐसा होगा ही नहीं जो आपको पूरा ना आता हो, कुछ तो पता होगा। एक एडजस्टमेंट नहीं आती तो मत आन दो, 2 नहीं आती मत आन दो, प्रोपोर्शनली नंबर कट जाएंगे, क्या दिक्कत की बात है। तो ऐसे टेंशन मत लेना। और पेपर डिफिकल्ट आए ना, तो ऐसा करना कि जैसे पेपर डिफिकल्ट आ रहा है, आईटीसी का क्वेश्चन करना बाकी है, क्योंकि आईटीसी का क्वेश्चन आपको लास्ट में ही करना है, एंड में ही करना है वो। अभी आईटीसी क्वेश्चन में क्या होता है, आप ऐसे लिखते हो कि चलो अब हम क्या निकालते हैं, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस जीएसटी लायबिलिटी, ऐसे करते हैं ना अपन। तो जब आप आईटीसी का अमाउंट निकाल रहे हो, चलो अब इसके अंदर 5 आइटम दे रखे हैं, 5 आईटीसी हैं, तो अब इधर इधर पूरी रामायण लिखनी पड़ती है, फिर फिगर फिगर होते हैं। आप रामायण को एकदम कट शॉर्ट कर देना। आपको पता है कि अगर रामायण के लिए 3 लाइनें लिखनी ना आपको, तो आप उसको 2 वर्ड में निपटाओ, और 1 लाइन का वर्किंग नोट बस, है ना। 1 लाइन का वर्किंग नोट 3 शब्द, 1 लाइन का वर्किंग नोट 3-4 शब्द, और ये फिगर्स क्लियरली लिख दोगे और आंसर मैच कर जाएगा, नंबर मिल जाएंगे। जितने भी 5 पॉइंट है, 4 मैच करके, 3 मैच करके, उस हिसाब से नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो स्मार्टली चलना, ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा वो बढ़िया प्रेजेंटेशन कर रहे हो, वैसा नहीं करना आप, ठीक है। अगला पॉइंट ये आता है, और ये आप ही लोगों के कुछ क्वेश्चंस थे, एक लास्ट में ये पॉइंट था भाई कि स्पेशली लड़कों के लिए था, तो लड़कियां तो ये वीडियो स्किप कर सकती है यहाँ तक, यहाँ पे जाके लाइक करके चले जाओ, ठीक है। देखो भाई लोगों, तुम बैठे हो और एक बढ़िया खूबसूरत लड़की तुम्हारे पास बैठी है, अब तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, लड़के क्या करते हैं, जल्दी ट्रस्ट कर लेते हैं, तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, कोई पॉइंट नहीं आ रहा, तुमको डाउट है कि यार ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मेरे को कंफ्यूज हो रहा है। अभी तुमने उससे पूछा, वो जो बोली ना, तुम अंधा बिलीव कर लेते हो, ये कह रही है सही कह रही हो, उसके 80% चांस होते हैं गलत होते हैं। तो तुम्हारा जो अंदर से मन करे ना, प्राइमरी, वो काम करके आ जाना, ठीक है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे, जैसे टाइम और सप्लाई का हो गया, कोई ऐसा छोटा क्वेश्चन है, ज्यादा बड़ा भी नहीं, इसमें आपको डाउट हो रहा है ऐसा करूं कि ऐसा करूं, तो एंड में अगर टाइम मिले, थोड़ी स्पेस छोड़ देना शुरू में, एंड में टाइम मिले तो एक ऑल्टरनेटिव भी करिए, ठीक है, अगर टाइम मिले तो, ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट थे आप लोगों के लिए। बाकी ऑल द बेस्ट, कामली जाना एकदम, और फोड़ दोगे तुम, बचपन से फोड़ रहे आ रहे हो, पैनिक मत करना। जिनका पहला अटेम्प्ट है उन लोगों को बोल रहा हूँ, बाकी लोग तो पता है उनको कैसे डील करना है। बिल्कुल नॉर्मल होके जाना, जितना नॉर्मल रहोगे उतने ज़्यादा नंबर आएंगे, ये एकदम सत्य है जीवन का। ये हर चीज़ पे अप्लाई होता है, आपके एग्जाम पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट, पढ़ो फटाफट, और थ्योरी को एक बार और रिवाइज कर लेना। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।